अस्सलाम वालेकुम। ये है नूर राजपूत का लिखा नावल हनावे। आज इस नावल की ये 6th एपिसोड है, तो चलिए शुरू करते हैं। खौफ के बाद दिल कांप रहा था, लेकिन वो हनावे राना थी। उसने रुकना नहीं सीखा था। ये कौन लोग आ गए? मीनाल ने दरख्त के पीछे से छुपकर गाड़ी की तरफ देखा था, लेकिन उसकी हेडलाइट्स की रोशनी इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ देख ही नहीं पाई। 2 मिनट बाद म्यूजिक बंद हुआ था और जैसे एक साख्ता टूटा था। हनावे के कदम साकित हो गए। उसने धड़कते दिल से आंखों पे हाथ का साया करके गाड़ी की तरफ देखा, लेकिन तेज रोशनी के बाद कुछ नजर नहीं आया। हनावे जल्दी आओ, अब हमें यहाँ से निकलना है। अमन की आवाज उभरी थी और हनावे अपना दुपट्टा दुरुस्त करती उनकी तरफ बढ़ गई। 7 बज चुके थे। खादी ने वक्त देखा था और सर्दी का मौसम के होने के बायस 7 बजे ही काफी अंधेरा छा गया था। वो पांचों थोड़े फासले पर रुकी, अपनी साइकिलों की तरफ भागी और फिर धड़कते दिल के साथ वापसी का रास्ते पर हो लिए। म्यूजिक कब बंद हुआ, वो लड़की कब रुकी और कब वो वहां से गई, अमन मलिक को कुछ होश नहीं था। अमन! कदीर ने बिला आखिर गाड़ी से बाहर निकलने के बाद अमन को कंधे से पकड़कर हिलाया। अमन, क्या हुआ? होश में आओ। अमन को फक चेहरे के साथ खड़े देख के कदीर धीमी आवाज में चिल्लाया। हाँ। अमन का साख्ता टूटा था। अब वो होंक बने कदीर को देख रहा था। क्या हुआ? कदीर ने पूछा। अमन ने झटके से दोबारा उस तरफ देखा जहां कुछ देर पहले हनावे रक्स करके गई थी। तुमने देखा वो लड़की? मुश्किल से अल्फाज अमन की जुबान से अदा हुए थे। हाँ, वो तो जा चुकी है, कदीर ने आम से लहजे में कहा था, जबकि अमन अब भी उसी जगह को देख रहा था। उससे वो अब भी वही नजर आ रही थी। चलो चलते हैं। कदीर उसका बाजू थामे गाड़ी की तरफ बढ़ा था। वो जान ही नहीं सका था कि अमन वाले के साथ क्या हुआ था। पिछले 4 मिनट में वो अंदर तक साकित हो गया था। तुम रहने दो, मैं ड्राइव करता हूँ गाड़ी, कदीर ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा और अमन को दूसरी जानब बिठाया। अमन की हालत को देखते हुए पीछे बैठे उसके दोस्त का लड़की पर मुंह पर रखा हाथ ढीला पड़ा था। जाने दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। वो पूरी तरह से रो रही थी, इल्तिजाएं कर रही थी। अमन एकदम चौंका था। उसने पलट कर लड़की को देखा था और फिर हकीमा अंदाज में बोला था, जाने दो इसे। अमन की बात सुनकर कदीर ने हैरत से उसे देखा था। जी तुम कह रहे हो अमन? उसके दोस्त हैरान हुए थे। मैंने कहा जाने दो, वो दहाड़ा था। और फिर कदीर ने पीछे बैठे लड़की को इशारा किया। उसने गाड़ी से उतरकर लड़की को बाहर निकाला और फिर उसे जाने दिया। लड़की तो उस करिश्मे पर हैरत से दंग रह गई थी। वो बिना कुछ सोचे समझे पीछे की जानब भागी थी। उसकी नजरों से ओझल होने पर कदीर गाड़ी आगे बढ़ा दी, जबकि अमन ने गाड़ी की सीट से टेक लगा लिया था। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर अजीब से तासरात थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अचानक अमन को हुआ क्या था। गाड़ी में गहरी खामोशी थी, जबकि कदीर सपाट चेहरे के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा था। ये इश्क भी क्या है, उसे अपनाए कोई और, चाहूं मैं किसी और को, याद आए कोई और। उस शख्स की महफिल कभी बर्पा हो तो देखो, हो जिक्र किसी और का, शर्माए कोई और। ए जब्त अना मुझको ये मंजर ना दिखाना, दामन हो किसी और का, फैलाए कोई और। सर नोक सीना पर है बदन, रिज्क जमी है, मक्तल से मेरा अलम उठा लाए कोई और। सीने में अजब आग है, एक उम्र से ख्वाहिश है कि इस आग को दहकाए कोई और। मुझ पर नहीं खुलता मेरा सोचा हुआ एक लफ्ज, मतलब मुझे उस लफ्ज का समझाए कोई और। एक अजीब सी आग उसके अंदर दहक रही थी। वो बेसुध सा बेड पर पड़ा था, आंखें बंद थी और हनावे उसकी आंखों के सामने मुजस्सम थी। बड़ी बड़ी आंखें, घने बाल जो जूड़ी की शक्ल में बंधे थे, रक्स के दौरान खुलकर उसकी कमर पर बिखरे थे। कलाइयों में सुर्ख चूड़ियां और हाथों पर लगी मेहंदी और पाँव में घुंघरू। उसने आज तक इतनी खूबसूरत तवाइफ नहीं देखी थी, या वो उसे बहुत खूबसूरत लगी थी। मलिक साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? खान परेशानी के आलम में पूछ रहा था। जब से वो आया था यूं खामोश आंखें बंद किए लेटा था। खान, अमन की गंभीर आवाज गूंजी थी। जी मलिक साहब। खान अपनी जान लिए हाजिर था। मैं ठीक नहीं हूँ। अमन की आवाज में अजीब सा सोच था, अजीब सी आंच थी। मैं देखता हूँ मलिक साहब। खान ने आगे बढ़कर अदब से अमन मलिक के माथे को छुआ था। आपको तो बहुत तेज बुखार है मलिक साहब। खान परेशानी के आलम में बोला था। मुझे ठंडा पानी दो खान, मेरे अंदर कुछ जल रहा है। अमन अब नींद बेहोशी की हालत में बोला था। अभी लाया मालिक साहब। खान फुर्ती से कमरे से बाहर निकला था और कुछ देर बाद पानी के साथ हाजिर हुआ था। मलिक साहब पानी पी लें। खान ने सहारा देकर अमन को उठाना चाहा था और नूदगी की हालत में अमन ने 2 घूंट पानी पिया था। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। खान ने उसे वापस लेटाने के बाद डॉक्टर को फोन किया था। वो तशवीश से अमन मलिक को देख रहा था। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। जंगल से गुजर कर आए हैं मलिक साहब, यकीनन कोई बुरा साया आस पास से गुजरा होगा। खान की अपनी मंतक थी। वो खुद से कहता वुजू करने चला गया और कुछ देर
वो अमन के बेड के करीब आकर उसके सर पर खड़ा उसे सूरह रहमान पढ़कर दम कर रहा। या अल्लाह, कहाँ चली गई हैं ये लड़कियां? फारिया बेगम बुखलाई सी पूरे राना हाउस में घूम रही थी। घर में अजीब सी खामोशी को महसूस करते हुए उन्होंने हनावे और अमन को पुकारा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब नीचे वाला पूरा पोर्शन छान मारा था, लेकिन हनावे और अमन के साथ साथ हादी, मनाल और समाप भी गायब थी। बीबी जी, ऊपर वाले सारे कमरे चेक कर लिए हैं, वहां पांचों घर पर नहीं है। मुलाजमा ने आकर खबर दी थी। अब तो वो सही मानों में फारिया बेगम के होश उड़े थे। तुमने अच्छे से देखा ना? वो परेशानी से पूछ रही थी। बाहर जाकर पूछो गार्ड से, उसने उन पांचों को बाहर जाते तो नहीं देखा? फारिया बेगम ने मुलाजमा को हुक्म दिया था, जो सर हिलाकर चली गई थी। या अल्लाह, बच्चों की हिफाजत करना। वो दिल ही दिल में दुआ मांगती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। ऊपर आने के बाद सबसे पहले हनावे का कमरा चेक किया, लेकिन वो साई कर रहा था। अलबत्ता बेड पर मेकअप का सामान, ज्वेलरी और पता नहीं क्या क्या बिखरा पड़ा था। फारिया बेगम दंग से रह गई थी। अब उन्होंने बारी बारी सारे कमरे देखने शुरू कर दिए थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, फारिया बेगम के हाथ पांव फूल रहे थे। ये सब हनावे का कारनामा होगा, वही बाकी लड़कियों को उल्टी राह पर लगाती है। शहनाज ताई बुरी तरह तपी हुई थी। मुलाजमा ने उन्हें खबर कर दी थी। वक्त के साथ साथ उन्हें हनावे से चिढ़ होने लगी थी। फारिया बेगम खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। सिर्फ नमल का कमरा रह गया था। कुछ सोचते हुए फारिया बेगम नमल के कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उन्होंने कमरा खोला, सामने का मंजर देखकर उनका सांस अटक गया और फिर कुछ लम्हे बाद रुका हुआ सांस बहाल हुआ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो पांच नवल के बेड पर बैठे थे। कुछ नहीं, वो हम अमन से जवाब नहीं बन पाया। फारिया बेगम परेशान चेहरे के साथ उन्हें देख रही थी, जिनके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। ये तुमने क्या हाल बना रखी है हनावे? हनावे का हुलिया देख फारिया बेगम ने पूछा था। वो हम प्रैक्टिस कर रहे थे मेकअप की। हनावे ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा था। वो लोग बस कुछ मिनट पहले खिड़की से कमरे में दाखिल हुए थे, लेकिन तुम लोग नमल के कमरे में क्या कर रहे हो? फारिया बेगम का शक कम नहीं हुआ था। अरे मामा, ये डायन मुझसे छुप रही थी, लेकिन आपको पता है मुझसे छुप नहीं सकती। मुझसे बचने के लिए ये चारों इस कमरे में आई थी, लेकिन मैंने ढूंढ लिया। आए हम चलते हैं। अमन अपनी माँ का हाथ पकड़ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो अभी बच्चा था, उसका जहन बच्चों वाला था और एडवेंचरस पसंद थे। उसे सही गलत की तमीज नहीं थी अभी, इसलिए वो हर उल्टे काम में उन चारों का साथ देता था। फारिया बेगम के जाने के बाद शहनाज ताई नमल के कमरे की तरफ बढ़ी। उन चारों की शक्लें देख उन्हें भी कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। हादी, मेरे साथ चलो। हनावे को घूरती हुई वो हादी से कह रही थी। आप चले, मैं आती हूँ। हादी ने लहजे को हमवार बनाते हुए जवाब दिया। अभी चलो, शहनाज ताई सपाट चेहरे के साथ कह रही थी। हादी ने उनकी बात मानने में ही आफियत जानी थी। वो इन तीनों को पुरसुकून रहने का इशारा करती कमरे से बाहर निकल गई थी। दरवाजा बंद हो गया था। पीछे इन तीनों का भी रुका हुआ सांस बहाल हुआ। 2 दिन बाद अमन खान के साथ ही उसी जंगल में मौजूद था। यहाँ गाड़ी रुकी थी, यहाँ थी वो। अमन अजीब सी लहजे में कह रहा था। उसके चेहरे पर वहशत सी छाई थी। मलिक साहब, जब वो लड़की यहाँ रक्स कर रही थी, आप तभी उससे बात करते और पूछते वो कौन थी? खान साहब झुकाए हाथ बांधे कह रहा था। मुझे होश नहीं रहा खान, मैं समझ नहीं क्या हुआ था मेरे साथ। अमन बेजान से लहजे में कह रहा था। उसे अपने जिस्म में अभी भी कमजोरी महसूस हो रही थी। 2 दिन वो तेज बुखार में भागता रहा था। उसे कभी बचपन में बुखार हुआ था और अब सालों बाद। खान ने उसके दिल से खिदमत की थी। अमन को कांटा भी चुभता था तो दर्द खान को होता था। खान के लिए अमन की बहुत अहमियत थी। वो खुद को उसका गुलाम मानता था। यहाँ से गई थी वो, यहाँ गायब हो गई थी। अमन ने आगे बढ़कर दरख्त की तरफ इशारा किया था, जिसके पीछे खनावे गायब हुई थी। मैं उसे कहाँ ढूंढूं? मेरा दिल उसे दोबारा देखने को मचल रहा है। अमन अपनी कैफियत बयान कर रहा था, जबकि खान खामोशी से सुन रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने उसे दोबारा नहीं देखा तो मेरी जान बेजान हो जाएगी फिर से। मलिक साहब, आप बता रहे वो खुलिये से एक तवाइफ लग रही थी और आप अच्छे से जानते हैं हम उसे कहाँ ढूंढ सकते हैं। खान ने कुछ बोलने की जरायत की थी। अमन उसकी बात पर चौंका था। ठीक कह रहे हो तुम खान, हम उसे ढूंढ सकते हैं। अमन को कुछ उम्मीद मिली थी। वो तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ा। खान ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो अमन अंदर बैठ गया। खान गाड़ी चला रहा था। अब उनका रुख शहर में मौजूद उन जगहों की तरफ था जहाँ उसके होने के इम्कानात थे। कसम से हनावे, तुम कमाल लग रही थी। हनावे समाप के साथ मिलकर अपनी ही रक्स की वीडियो देख रही थी।
मुझे भी हैरत हो रही है कि ये मैं ही हूँ। हनावे आंखें फैलाए कह रही थी। वैसे तुमने कमाल कर दिया था। समाव ने खुले दिल से उसकी तारीफ की थी। कमाल तो ही हुआ कि किसी को कान खबर नहीं हुई और हम इतना बड़ा एडवेंचर करके आए हैं। मिनाल ने हंसते हुए कहा, वाकई, वरना मैं तो सारी रात डरती रही थी कि अगर किसी को पता चल गया तो। हनावे ने झुरझुरी सी ली थी। लेकिन हनावे, तुम्हें डांस करते किसी ने देखा था? समाव ने कुछ याद करते हुए कहा। किसने? हनावे ठटकी। तुम भूल गई, एक गाड़ी आकर रुकी थी, तुम रास्ते में डांस कर रही थी, ये शायद इसलिए उन्होंने गाड़ी रोक ली, लेकिन पता नहीं चला कि वो किसकी गाड़ी थी, कौन था गाड़ी में। समाव ने कुछ सोचते हुए बताया था। जो भी था उसने यही समझा होगा कि इतनी रात को जंगल में इंसान तो डांस करने से रहे, यकीनन कोई चुड़ैल होगी। मिनाल की बात पर वो तीनों हंसती थी। जो भी था, हमें क्या, हमें बस खुश होना चाहिए कि ये काम बिना किसी रुकावट के हो गया और हमें कोई नुकसान भी नहीं हुआ। हनावे इसी बात को लेकर खुश थी कि वो शावेज और खिज़र के अताब से बच गई थी। बाकी सबकी खैर थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिस शख्स की उस पर नजर पड़ गई थी वो शावेज, हसन और खिज़र हयात से भी आगे की चीज था। उसकी अताब से कोई नहीं बच पाया था। तेरी तलाश में गुम हो गए सभी रास्ते, मैं ऐसी राह पे हूँ जो कहीं नहीं जाता। सुबह से रात हो गई थी। अमन शहर की तकरीबन सभी तवाइफों के कोठे छान आया था। हनावे उसे कहीं नहीं मिली थी। वो गाड़ी की सीट से टेक लगाए बैठा था। आंखें अब भी बंद थी। खान उसकी हालत समझ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अमन के हलक में कांटे चुभ रहे थे। प्यास बढ़ती जा रही थी, लेकिन पानी का नामो निशान नहीं था। खान, वो मिल जाएगी ना? हसरत से भरपूर लहजे में पूछा गया था। आप फिक्र नहीं करें मलिक साहब, खान उसे आपके कदमों में लाकर डाल देगा। खान ने उसे यकीन दिलाया था। मैं उसे दोबारा देखना चाहता हूँ, बस महसूस करना चाहता हूँ कि वाकई वो है भी या नहीं। खान को पहले पक्का यकीन था कि अमन ने जिस लड़की को रक्स करते देखा था वो लड़की नहीं, यकीनन कोई और मखलूक थी। लेकिन जब कदीर ने तस्दीक की वहाँ वाकई लड़की थी तो खान सोच में पड़ गया। एक तवाइफ का जंगल में रक्स करने का क्या मतलब था? शहर की रौनक को छोड़कर वो जंगल में क्यों जाएगी? सवाल खान के जहन में गर्दिश कर रहे थे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अमन मलिक से सवाल करे। वह खामोशी से गाड़ी चला रहा था। कुछ पल ही गुजरे थे जब गाड़ी में छाई खामोशी को अमन के फोन पर होने वाली रिंग ने तोड़ा था। अमन चौंक कर सीधा हुआ। मोबाइल देखा तो अलीजे की कॉल थी। अमन के चेहरे में बेजारी फैल गई। उसने कॉल काटने के बाद नंबर ब्लॉक किया और फोन बंद कर दिया। उस वक्त जब वो परी पे उसे ख्यालात सवार थी, वो किसी और की मदाखलत नहीं चाहता था। प्लीज हनावे, कर दो ना मेरा काम, सिर्फ एक ही तुम ही हो जो कर सकती हो। हादी हनावे को मक्खन लगा रही थी। डायरी तुम्हारी, उसमें मौजूद शायरी तुम्हारी और आशिकी भी तुम्हारी। जिसने डायरी पकड़ी वो भाई भी तुम्हारा, तो मैं क्यों फंसूं? हनावे ने तंज़िया लहजे में कहा था। देखो प्लीज, शावेज भैया अगर नहीं है, तुम ही हो जो उनके कमरे में मेरी डायरी उठा कर ला सकती हो। प्लीज मेरा काम कर दो। हादी अब मिन्नतें कर रही थी। बिल्कुल भी नहीं, बाद में मेरा जनाजा उठेगा। हनावे ने गर्दन में खिलाई। तुम मेरा इतना सा काम नहीं करोगी? हादी ने रोने का ड्रामा करते हुए कहा। बिल्कुल भी नहीं, हनावे ने साफ इनकार किया। प्लीज, हादी ने हाथ जोड़े। पीछे हटो और ये ड्रामा बंद करो। हनावे एकदम उछली। मान जाओ ना बात, अगर शावेज भाई ने गलती से भी डायरी पढ़ ली ना तो मैं नहीं बचूंगी। हादी ने रूहानसी होते हुए कहा था। एक यही मौका था उनके पास शावेज के कमरे से डायरी उठाने का। अच्छा ठीक है, कोशिश करती हूँ, हनावे ने सोचते हुए जवाब दिया। ये लो, ये दूसरी चाबी है शावेज भैया के कमरे की। उन्होंने अपना कमरा लॉक किया हुआ है। हादी ने फट से चाबी उसकी जानिब बढ़ाई, जिसे हनावे ने कुछ तौक़ुफ़ के बाद थाम लिया था और फिर उठकर कमरे से बाहर निकल गई। पीछे हादी उसकी कामयाबी की दुआ मांग रही थी। शावेज और खिज़र शाम में ही हैदराबाद से वापस आए थे। शावेज अपने कमरे से मंसलक स्टडी रूम में था। उसकी एक अहम फाइल नहीं मिल रही थी। काफी देर ढूंढने के बाद भी नहीं मिली तो वो सोच में पड़ गया था। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उसके जाने के बाद उसके कमरे में कोई चीज आगे पीछे हुई हो। ये पहली बार हुआ था। शावेज ने गौर से स्टडी रूम को देखा। उसे कुछ किताबें और शेल्फ में रखी कीमती चीजें आगे पीछे मालूम हुई थी। उसकी जरीक नजरों ने तब्दीली महसूस की थी। कुछ सोचते हुए वो कोने में मेज पर रखे कंप्यूटर की तरफ बढ़ा। कुछ देर बाद उसने एक रिकॉर्डिंग पर क्लिक किया था। वो एक शातिर इंसान था। उसने अपने कमरे में कैमरे नस्ब किए थे। पिछले चंद दिनों की रिकॉर्डिंग देखना शुरू किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर आज वाली निकाली तो कुछ देर वीडियो चलने के बाद शावेज का मुंह खैरत से खुला था। हनावेज के कमरे में दाखिल हुई थी और फिर दबे कदमों हर चीज का जायजा लेने लग गई। शावेज भूमि सकड़े सर्द व जामिद तासरात के साथ वो वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहा था। वो कुछ ढूंढ ही रही थी। जब उसे कमरे में कुछ नहीं मिला तो वो स्टडी रूम की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई।
जहाँ भी वो एक एक चीज चेक कर रही थी, शावेज हैरत से उसका एतमाद चेक कर रहा था। कितनी आसानी से वो उसकी चीजों को छू रही थी, कुछ बड़बड़ा रही थी, लेकिन शावेज को समझ नहीं आई थी। बिलाखिर उसे अपनी मतलूबा चीज मिल ही गई थी, वो सुर्ख कवर वाली डायरी जो हादी की थी। शावेज को याद था कि उसने हादी से छीनी थी। शावेज ने ये देखकर अपना रुका हुआ सांस बहाल किया था, यानी वो उसके कमरे में सिर्फ डायरी लेने आई थी। लेकिन शावेज को गुस्सा तो फिर भी आया था। डायरी के साथ वही फाइल रखी थी जिसकी शावेज को उस वक्त जरूरत थी। डायरी उठाते वक्त हाथ लगने के बाद वो फाइल नीचे गिर गई थी, जिससे हनावी ने पाँव के साथ शेल्फ के नीचे खिसका दिया था। अब की बार शावेज का दिमाग घूमा। उसे हनावी से इस दर्जे की बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। फाइल नीचे गिर गई थी तो उठाकर ऊपर रख देती, हाथों को जहमत नहीं दी, बल्कि पाँव से ही नीचे खिसका दी। वही झटके से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। गुस्सा उसकी आंखों से झलक रहा था। हनावी, सीढ़ी चढ़ते हुए वो गुस्से से चिल्लाया था। मुझे उस कोठे की हर लड़की देखनी है, वो इंतहाई संजीदा लहजे में बोला था। हैरत तो है छोटे मलिक, आप आज यहाँ, और ये आप क्या कह रहे हैं? निगार बेगम ने हैरत से पूछा। वो पिछले काफी दिनों से कोठे पर नहीं आया था, जितना कहा है उतना करो, वो दहाड़ा। निगार बेगम डर गई। जी अच्छा, मैं बुलाती हूँ। वो जेवरात से लदी सर झुकाए एक तरफ चली गई। छन छन की आवाज दूर तक गई थी। तुमने मुझे पागल बना दिया है अमन मलिक को, और मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानता। वो सुर्ख आंखें लिए टहल रहा था, चेहरे पर सदियों की थकन वाज़ेह थी, आंखों में जाने किसका चेहरा बसा था। कुछ देर बाद कोठे की सारी लड़कियां उसके सामने खड़ी थी। वो शहर के सारे रेड लाइट एरियाज छान आया था, मगर उसे वो लड़की कहीं नहीं मिली थी जिसे उसने तवाइफ के रूप में देखा था। अमन मलिक ने गौर से एक एक लड़की को देखा, वो उनमें नहीं थी। फिर उसने गुस्से से कमरे में मेज पर रखी एक बेशकीमती मूर्ति उठाकर नीचे दे मारी। कौन हो तुम? आखिर कौन हो तुम? वो इतनी जोर से दहाड़ा था कि सारी लड़कियां डर कर पीछे हुई। उनके चेहरे पर खौफ वाज़ेह था। हसीना बेगम, जो दिलो जान से अमन पर फिदा थी और जिसे अमन भी पसंद करता था, वो हैरत से फटी आंखें लिए अमन को देख रही थी। उसने अमन का ये पागलपन पहली बार देखा था। वो तो अब तक अमन को अपना मानती आई थी, और अमन ने भी कहा था कि जब तक कोई और उसकी जिंदगी में नहीं आ जाती वो हसीना बेगम का था। और आज उसे महसूस हुआ था अमन मलिक की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया था, जो हसीना बेगम के लिए तो क्या खुद अमन मलिक के लिए भी खुशगवार नहीं था। मैं हूँ खनावे राना, मेजर अफगान राना की बेटी, और ये है हमारा राना हाउस। वो हेयर ड्रायर का माइक बनाए उसे हाथ में पकड़े मेज पर खड़ी होकर रिपोर्टर का फरीजा सर अंजाम दे रही थी। समाब मोबाइल हाथ में लिए उसकी वीडियो बना रही थी। हनावे, कहाँ हो तुम? बाहर निकलो। शावेज की गुस्से से भरी आवाज उभरी। ओह शिट, दज्जाल आ गया। समाब मोबाइल लेकर बेड के नीचे घुस, जबकि हनावे का डर की वजह से मेज से पाँव फिसला और वो हेयर ड्रायर के साथ धड़ाम से नीचे गिरी। पाँव मुड़ने के बायस उसकी फलक शगाफ चीख उभरी थी। शावेज ने एक झटके से हनावे के कमरे का दरवाजा खोला था और उसे नीचे पड़ी। हनावे को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैली। वो बेतरह से रो रही थी। हाय मेरा पाँव, अम्मा मेरा पाँव। हनावे की चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। शावेज एक झटके से उसकी जाने पड़ा था, जबकि समाब को कुछ समझ नहीं आया था। वो अभी तक बेड के नीचे छुपी हुई थी। हनावे, क्या हुआ? उसे इस तरह चीखते देखकर शवाज के लम्हे भर के लिए औसान खत्ता हुए थे। शावेज भाई, मेरा पाँव, हनावे ने रोते हुए बताया था। उसकी सुर्ख आंखें और आंसुओं से तर चेहरा देखकर शावेज का गुस्सा कम हुआ था। उसने कंधे से पकड़कर हनावे को नीचे से उठाया और बेड पर बिठाया। हनावे के पाँव में दर्द की ठींसें उठ रही थी। उसकी चीखों की आवाज सुनकर फारिया बेगम, अमन, मिनाल, खादी और समाब सभी वहां पहुंच गए थे। क्या हुआ हनावे? फारिया बेगम उसे इस तरह रोते देखकर घबरा गई थी। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, मुझे लगता है पाँव में मोच आ गई है, शावेज ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा था। वो उसे डांटने आया था, लेकिन इस आफत ने नई मुसीबत में फंसा दिया था। ये लड़की बिना कभी सुकून से नहीं रह सकती। डॉक्टर का नंबर मिलाते हुए शावेज पूरी तरह से बड़बड़ा रहा था, जबकि हनावे की चीखों से बचने के लिए उसने कानों पर हाथ रखे थे। हनावे का पाँव मुड़ने के बायस पाँव में मोच आ गई थी। डॉक्टर ने पट्टी कर दी थी, लेकिन उससे सुकून से बैठा नहीं जाता था। जरा सा पाँव हिलता वो चीखना शुरू कर देती थी। उसने पूरा राना हाउस को सर पे उठा लिया था। शावेज ने उसकी हालत देखते हुए उसे डांटने का ख्याल दिल से निकाल लिया था। वो उसकी बेचैन हड्डी की वजह से उसकी मौजूद हालत पर बस अफसोस ही कर सकता था। रुखसार फूफू कुछ देर पहले उसकी इयादत करके आई थी। अल्लाह का करम हो गया, बच्ची जिस तरह गिरी थी कहीं और भी चोट लग सकती थी। उनके लहजे में हनावे के लिए फिक्र थी। अरे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मरी की जमीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया होगा कि कुछ दिनों के लिए हनावे का बोझ हटा। अब वो कुछ दिन बेड पर बैठ कर गुजारेगी। हिजर का लहजा मजाक उड़ाने वाला था।
हिजन बुरी बात बेटा, ऐसा नहीं कहते। मुझसे तो उसकी हालत नहीं देखी जाती, जब दर्द होता है तो रोती है बहुत। ये लो, जमीन की जान छूटी तो फिजा की शामत आ गई उसकी चीखों की वजह से। इस मुहतरमा का कुछ नहीं हो सकता, हिजन ने तासफ से कहा था। अलबत्ता वो पुरसुकून था, 4 दिनों के लिए ही सही। हनावी उसके घर नहीं आने वाली थी और वो कोई नया ड्रामा भी नहीं कर सकती थी। वही एक शख्स रहता है आलम, मुझ में महू, इधर रक्स उधर रक्स, यहाँ अक्स वहाँ अक्स। अमन मलिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ ढूंढे उसे। आंखें बंद करता था तो वो काबिल सरापे के साथ छम से उसकी तस्वीर में उतर आती थी। खान से उसकी हालत नहीं देखी जा रही थी। वो सुबह निकलता और शहर शहर ढूंढता उसे, लेकिन शाम उनको मायूस लौट आता था। 2 माह गुजर गए थे लेकिन वो कहीं नहीं मिली थी। मगर अमन उसे एक पल के लिए भी नहीं भूल पाया था। उसे यकीन था एक न एक दिन वो उसे जरूर ढूंढ लेगा, लेकिन कब वो खुद भी नहीं जानता था। हैदर की असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर पहली पोस्टिंग जमशोर में हुई थी। आज उसे वहां पहुंचना था। जमशोर सूबा सिंध का जिला था जो हैदराबाद से 15 किलोमीटर के फासले पर मौजूद था। कोटरी जमशोर का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज रखता था। हैदर काफी पुरजोश था, उसके पास ताकत थी। वो अपना काम पूरी ईमानदारी से सर अंजाम देने का अहद करके आया था। वो हैदराबाद से जमशोर जा रहा था और हैदराबाद में दादी माँ यानी कुदसिया बेगम ने भी उसे ईमानदारी की तलकीन की थी। रहने के लिए उसे सरकारी बंगला मिला था जहाँ उसका सामान पहले ही पहुंच चुका था। हैदर और शाहरीज की तरह हैदर की शख्सियत में बला की बेनियाजी थी और कुछ गरूर उसे अपने खानदानी असर व सोच की वजह से हासिल हो चुका था। धूल के मलगलों को पीछे छोड़ती उसकी गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। अचानक सामने बंद रास्ता देखकर गाड़ी झटके से रुकी। क्या हुआ ड्राइवर? हैदर ने ठहरे हुए लहजे में पूछा था। साहब, कुछ गाड़ियां और लोग खड़े हैं सड़क पर। ड्राइवर ने ताबेदारी से जवाब दिया था। मैं देखता हूँ साहब, ड्राइवर कहने के बाद गाड़ी से बाहर निकला था। कुछ देर बाद ड्राइवर वापस आया था। साहब, वो लोग आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, ड्राइवर ने खबर दी थी। हैदर को थोड़ी हैरत हुई थी। वो अपनी हैरत पर काबू पाता बाहर निकला था तो देखा 3 गाड़ियां आगे पीछे खड़ी थी और बहुत से गार्ड्स पिस्तौलें थामे खड़े थे। आइए आइए एसी साहब। हैदर को देखकर एक 50 साल शख्स जो हुलिये से कोई आम आदमी मालूम नहीं होता था, वो हैदर की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में फूलों की माला थी जो उसने हैदर को पहनाई और हाथ मिलाया। हैदर खामोश नजरों से सारी कार्रवाई देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अब्दुल कयूम हूँ, आपका पीए। वो सुलझी हुई शख्सियत के मालिक लड़के ने ताज़ा फूलों का बुके हैदर की तरफ बढ़ाते हुए कहा था, जिसे हैदर ने थाम लिया था। वो सवालिया नजरों से उस शख्स को देख रहा था जिसने फूलों की माला पहनाई थी। सर, ये मीर मुमताज आलिम है, इस इलाके के सबसे बड़े जमींदार। कयूम के जवाब देने पर हैदर ने असबाब में सर हिलाया था। उसे अब मुमताज आलिम के यहाँ होने की वजह समझ में आ गई थी। इलाके में नया एसी आया था। 3 गाड़ियों और सैकड़ों गार्ड्स की सोहबत में यहाँ हैदर से पहले पहुंचकर वो अपनी तहाक बिठाना चाहता था। हमें अब चलना चाहिए। चलें एसी साहब, मेरी गाड़ी में चलते हैं, मीर मुमताज आलम ने मुस्कुराते हुए पेशकश की थी। माजरत के साथ, लेकिन मैं अपनी गाड़ी में जाना पसंद करूंगा, हैदर ने अपनी नागवारी पर काबू पाते हुए कहा था। चलें जी, कोई बात नहीं। मीर मुमताज आलम अपनी सबकी पर काबू पाता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था, जबकि कयूम को हैदर ने अपनी गाड़ी में आने का इशारा किया था। सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ चुके थे और एक बार फिर गाड़ियां धुआं उड़ाती अपनी मंजिल की जानब रवान थीं। मेरे यहाँ आने की खबर मुमताज आलम को किसने दी? हैदर ने ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठे कयूम से पूछा था। मैं नहीं जानता सर, लेकिन ये मुमताज आलम बड़ी पहुंची हुई शे है, हर चीज पर उसकी नजर होती है। यकीनन ये आपका 7 पुश्तों का शजरा नसब भी जानता होगा, कयूम ने बताया था। हैदर ने गर्दन हिलाने पर इत्तफाक किया था। वो किसी गहरी सोच का शिकार नजर आ रहा था। नमल नवीन के साथ अपने ऑफिस में लैपटॉप के सामने बैठी कुछ डिस्कस कर रही थी। उसका पूरा ध्यान नए मिलने वाले प्रोजेक्ट की तरफ था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाएं। नमल ने इंटरकम पर चाय का बोला था। उसे लगा मुलाजिम वही देने आया होगा। उसने बिना दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा था। दस्तक दोबारा हुई तो नमल ने चौंक कर देखा। जो ऑफिस के दरवाजे में मौजूद खड़े शख्स को देखकर हैरान हुई थी। तुम? वह बेझटके से उठी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरहम को देखकर नमल की पेशानी पर लकीरें उभरी। नमल, ये नवीन ने कुछ कहना चाहा था। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? वो अरहम की तरफ बढ़ी थी। लहजे से गुस्सा झलक रहा था। उसे अरहम के साथ हुई गांव की सड़क पर वो मुलाकात अच्छी तरह याद थी। तुम जैसे लोग अब शहरों में भी आने लग गए? नमल बिना सोचे समझे बोल रही थी।
اسے اچھی طرح یاد تھا ارحم جو اسے اس دن کس طرح دھمکی دے رہا تھا۔ نمل کی بات سن کر اب کی بار ارحم ملک کے چہرے پر واضح ناگواری ابھری۔ مس نوین، آپ کی دوست کو کسی نے باس سے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی کیا؟ ارحم نے کاٹدار لہجے میں نوین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ البتہ سنایا نمل کو گیا تھا۔ باس؟ کون سا باس؟ کیسا مذاق ہے یہ؟ نمل کا دماغ گھوما۔ نمل، یہ مسز ملک یعنی ہماری میم کے بیٹے ہیں۔ میم کی ناساز طبیعت کی وجہ سے یہ ان کی جگہ کام کریں گے، یعنی اس پرائیویٹ NGO کے مالک انڈائریکٹلی طور پر یہی ہیں، مسٹر ارحم ملک۔ نوین نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ نمل نے جھٹکے سے ارحم کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں عجیب سا تاثر لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اور کس کام کی بات کر رہی ہیں آپ؟ کیا ہم پہلے کبھی ملے ہیں؟ میں تو آپ کو نہیں جانتا۔ مس نوین، لگتا ہے آپ کی گولی دماغ سے تھوڑی ہلی ہوئی ہے، ان کا علاج کروائیں۔ وہ طنزیہ لہجے میں کہتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ نمل حیرت سے منہ کھولے کنگ کھڑی تھی۔ میر ممتاز عالم نے مشکل سے ہی حیدر کی جان بخشی تھی۔ وہ کچھ پہلے ہی گیا تھا اور حیدر کو اپنی حویلی میں کھانے کی دعوت دے کر گیا تھا۔ بنگلے میں اس کا سارا سامان جو پہلے پہنچ گیا تھا وہ قیوم نے پہلے ہی لگوا دیا تھا۔ سرکاری بنگلہ صاف ستھرا تھا جس میں 2-3 ملازم موجود تھے۔ سر، کھانا لگواؤں؟ ممتاز عالم کے جانے کے بعد قیوم نے پوچھا تھا۔ ابھی نہیں، مجھے کچھ آرام کرنا ہے، تم بھی جاؤ آرام کرو تھوڑا، حیدر نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ اسے قیوم پسند آیا تھا۔ اس کی بات سن کر قیوم سر جھکا کے چلا گیا تھا۔ حیدر کمرے میں داخل ہوا۔ ابھی وہ کمرے کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ حیدر نے دیکھا تو سماب کا فون تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیسے ہیں حیدر بھائی آپ؟ اور خیریت سے پہنچ گئے نا؟ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور خیریت سے پہنچ بھی گیا ہوں، حیدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تم سناؤ، رانا ہاؤس میں سب ٹھیک ہے نا؟ تم لوگوں نے کوئی ڈرامہ تو نہیں کیا؟ حیدر شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے حناوی کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے اور باقی سب کی شامت آئی ہے، سماب نے برا سا منہ بناتے ہوئے بتایا تھا۔ حیدر اپنا بے اختیار امڑ آنے والا کہہ کر روک نہیں پایا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گی وہ جلدی، ویسے بھی ٹک کر بیٹھنے والی ہے نہیں وہ، حیدر عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد سماب نے فون بند کر دیا تھا تو حیدر بھی سونے کی غرض سے لیٹ گیا تھا۔ ارحم مسز ملک کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد نمل کی حالت کا تصور کر کے مسکرا دیا تھا۔ وہ اسے اچھا خاصا شوق دے کر آیا تھا اور اپنا بدلہ بھی لے لیا تھا۔ مسز ملک کی طبیعت کافی دنوں سے ناساز تھی۔ انہیں مسلز کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ ارحم نے آفس جوائن کرنے کا کہا تھا، حالانکہ اس کے بابا ارباز ملک نے سینکڑوں دفعہ اسے اپنی کمپنی کو سنبھالنے کا کہا تھا، مگر اس نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ وہ کچھ ماہ پہلے ہی بیرون ملک سے اپنی بزنس کی پڑھائی مکمل کر کے لوٹا تھا، لیکن اس کا اپنے بابا کا بزنس سنبھالنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ پہلے جاب کرنا چاہتا تھا تاکہ کچھ تجربہ حاصل ہو۔ اسی سلسلے میں وہ 1-2 کمپنیوں میں انٹرویو بھی دے چکا تھا۔ جب تک اسے کسی کمپنی سے کال نہیں آ جاتی اس نے یہ NGO جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے ارحم نے خان کا نمبر ملایا تھا۔ ہیلو خان، کیسے ہو؟ ارحم نے نرم لہجے میں پوچھا تھا۔ سلام صاحب، میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ مالک خان کے لہجے میں آج سے ہی عاجزی تھی۔ وعلیکم السلام، یہ بتاؤ امن کیسا ہے؟ ارحم نے اسی کے متعلق جاننے کے لیے فون کیا تھا۔ جب سے اویس والا واقعہ ہوا تھا اور جس دن اویس کی ماں اس کے گھر میں پہنچ گئی تھی، اس دن امن اور ارحم کا اچھا خاصا جھگڑا ہوا تھا۔ ارحم اسے ان سب سے باز آنے کا کہہ رہا تھا، جبکہ امن نے تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے کہہ کر اسے قطع طلق کر لیا تھا۔ تب سے دونوں میں بات چیت نہیں کی تھی۔ ارحم خان کو فون کر کے امن کی خیریت پوچھتا رہتا تھا، جبکہ امن نے کبھی فون کر کے معذرت کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ قدیر صاحب آئے تھے؟ جی، ان کے ساتھ باہر گئے ہیں، مجھے نہیں لے کر گئے، خان نے سچ بولا تھا۔ ارحم نے ایک گہرا سانس لیا۔ نظر رکھا کرو اس پر اور کچھ غلط مت کرنے دیا کرو، ارحم نے تلقین کی تھی۔ جی صاحب، جیسا آپ کا حکم۔ خان تو حکم کا غلام تھا، اس نے فوراً حامی بھری تھی۔ یہ میر ممتاز عالم کیا بلا ہے؟ رات کے وقت حیدر نے شاویز کو فون کیا تھا۔ وہ جانتا تھا حیدرآباد اور سندھ کے سارے سیاسی خاندانوں کی لسٹ شاویز کے پاس ہوتی تھی، وہ اچھے سے جانتا تھا۔ وہ میرے شیر، مگرمچھ کے علاقے میں AC بن کر چلے گئے ہو اور مگرمچھ کا ہی نہیں پتا، کمال ہے، شاویز نے جواب دیا تھا۔ میں نہیں جانتا، تم بتا دو، حیدر نے کہا تھا۔ میر ممتاز عالم ضلع جامشور کا ایک بہت
बड़ा जमींदार है, उसका तलक भी सियासत से रहा है। पूरे जिले पर समझो उसी का कब्जा है। जिला में आने वाले हर नए अफसर उसकी मातहत काम करता है और वो तुम्हें भी अपना मातहत करना चाहेगा। शावेज ने साफ साफ लफ्जों में बताया था। ये बस मुमताज आलम का ख्वाब ही रह जाएगा कि वो हैदर राना को अपने मातहत कर सके। मैं किसी की चमचागिरी करने हैदर के लहजे में अकड़ थी। संभल कर हैदर, अगर समुद्र में रहना है तो मगरमच्छ से पैर नहीं बांधना, उसे बनाकर रखो, वरना 2 दिनों में वो तुम्हारी पोस्टिंग कहीं और करवा सकता है। शावेज ने उसे आगाह किया था। एक बात और, खानदानी दुश्मनी है उसकी हमसे। ये भी ख्याल रखना कि वो तुम्हारे को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। कैसी दुश्मनी? हैदर ने अचंभे से पूछा था। मीर खानदान सालों तक सिंध पर हुकूमत करता रहा है और हमारे खानदान ने पहली बार मीर खानदान से हुकूमत छीनने की जुर्रत की थी। हमारे दादाजी यानी ख़याम राना ने मीर मुमताज़ के वालिद को हरा कर वज़ीर आला सिंध का इलेक्शन जीता था। पिछले 10 साल हमारा खानदान इस अहदे पर काबिज रहा जो अब मलिक बहराम के पास है, लेकिन सुना है मीर मुमताज़ आलम जल्द ही अपना खोया हुआ मुकाम वापस हासिल करने वाला है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। शावेज ने माजी की कहानी सुनाना ज़रूरी समझा था। वो नहीं चाहता था कि दुश्मनों के दरमियान रहकर हैदर बेखबर रहे। दादाजी ईमानदार आदमी हैं, उन्होंने हमेशा बहुत मेहनत की है, फिर उनके इतने दुश्मन क्यों? हैदर को हैरत हो रही थी। तुम भी ईमानदारी का अहद करके गए हो ना, अब तुम भी जल्द ही जान जाओगे कि ऐसे लोगों के दुश्मन क्यों बनते हैं। बेटा, वक्त सबसे बड़ा उस्ताद है, तुम्हें सब सिखा देगा। शावेज की गनी मूंछों तले दबे लोगों पर मुस्कुराहट उभरी थी। खैर, मुझे इन सब से क्या लेना देना, मुझे अपने काम से मतलब है। हैदर ने बेनियाजी का मुजाहरा किया था। सोच समझ कर हर चाल चलना हैदर। तुम्हें किसी को नाराज नहीं करना और अपना काम भी करना है। एक असिस्टेंट कमिश्नर की सलाहियत का पता यहीं से पता चलेगा। शावेज ने एक बार फिर उसे होशियार रहने की तलकीन की थी, जबकि हैदर ने समझते हुए इस बात में सर हिला दिया था। इस एपिसोड में इतना ही, बाकी मिलते हैं आगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक अल्लाह हाफिज़।